आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी थीम 3 जो 12वीं की है उसका। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से बदलाव आ रहे थे शहरों में। पहले जिस तरीके के शहर थे वो ट्रेड के हिसाब से थे या फिर उनकी जो खास व्यवस्थाएं थी, उनकी जो ज्योग्राफी थी उसके हिसाब से थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं तो बहुत सारी नए सिटीज़ डेवलप होती हैं और जो पुरानी सिटीज़ हैं वो खंडरों में तब्दील हो जाती हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरीके से बॉम्बे के पास में जो फोर्ट है उसके पास में इंडियंस, ट्रेडर्स, आर्टिसंस ये सब जाके बसने लगते हैं, अपनी दुकान बनाने लगते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा सीधे हाथ पे किस तरीके से ये दुकानें हैं और ऊपर उन्हें मकान बना लिए। वही सिस्टम सिंपल सा, नीचे दुकान ऊपर मकान वाले सिस्टम पर कंजेशन बहुत बढ़ जाता है। ये जो फोर्ट के आसपास का इलाका है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब ब्रिटिशर्स के अनुसार हो रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर गर्दी बहुत बढ़ जाती है, भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अब बात ये आने लगती है कि ये जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, इनको पता है कि इनको पैसा चाहिए, दूसरे वर्कर्स हैं उनको भी पैसा चाहिए, उसके लिए इकोनॉमिक डीलिंग्स की ज़रूरत है। और अब समय बदल गया है, अब इकोनॉमिक डीलिंग्स जो है वो यूरोपियन मर्चेंट्स कर रहे हैं। ये यूरोपियन मर्चेंट्स रहेंगे फोर्ट के अंदर, इसीलिए ये आर्टिसंस और मर्चेंट्स फोर्ट के बाहर रह रहे हैं। प्रॉपर डीमार्केशन आपको धीरे धीरे देखने मिलने लगेगा। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन जैसी चीज़ें आपको सामने देखने मिलने लगेंगी। एक तरफ जहाँ पर इंडियंस रह रहे हैं उनको डीमार्केट कर दिया जाएगा एज ब्लैक टाउन, और जहाँ पर इंग्लिशमैन रह रहे हैं वो व्हाइट टाउन हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिशर्स अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे, 1757 प्लासी हो गया, 1764 बक्सर हो गया, और बक्सर के बाद आपको मालूम है कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जो हो जाता है उसके बाद में ये जो डिफरेंस बिटवीन द इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स ये और ज़्यादा स्टार्कली, शार्पली दिखने लगेगा, साफ साफ अलग अलग दिखने लगेगा। ये डिफरेंस जो है और फर्दर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा जब जो रेलवे लिंक्स हैं वो अलग अलग सिटीज़ में फैलने वाली है। फिर से सीधे हाथ पे देखिए, ये पुराना किला है, कलकत्ता जो घाट है उसके पास बना है। तो अंग्रेज़ों के लिए ये ऐसी जगह थी जहाँ से अपना सामान उठा के लेके जाएंगे, फैक्ट्री में रखेंगे, लेकिन हम भारतीयों के लिए यही जगह थी नहाने के लिए, हम घाट पे नहाते थे। 1787 की ये पिक्चर है। अब देखिए, जैसे ही रेलवे ऐसी ऐसी दूर दराज के इलाकों में पहुंचेगी, हिंटरलैंड्स में पहुंचेगी जहां पहले लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वहां से दो फायदे होंगे। पहले रॉ मटेरियल मिलना चालू हो जाएगा, दूसरी चीज लेबर भी वहां से आके यहाँ पर सिटीज में काम करेंगी। बेटर इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से वो भी सिटीज की तरफ ड्राइव इन होंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है, सिटीज़ की तरफ अगर ये आ रहे हैं, तो लेबर की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से दाम जो है वो कम हो जाएंगे। सीधा सीधा डिमांड सप्लाई का फंडा है, लेबर बढ़ जाएगा तो लेबर का जो कॉस्ट है वो चीप हो जाएगा। अब जब लेबर कॉस्ट कम होने वाला है, उससे क्या होगा, जो मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं वो इमर्ज करने लगेंगी। जैसे 1850 में कॉटन मिल लगाई जाती है इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा, और इसके अलावा आप देखें यूरोपियन जूट मिल लगाते हैं। ये जूट मिल जो लगेगी वो कलकत्ता के पास में लगेगी, क्योंकि जूट को फ्लोइंग वाटर चाहिए पड़ता है जब उसकी रेटिंग करी जाती है, जब उसमें से फाइबर निकालना पड़ता है। और बॉम्बे के आसपास के इलाके में कॉटन की खेती अच्छी खासी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉम्बे के आसपास के महाराष्ट्र के इलाकों में कॉटन मिल लगाई गई। पर आप ये सही मायने में समझ लीजिए कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो देखने में तो हो रहा है, लेकिन सही मायने में आपको वो कंप्लीट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरीके से यूरोप का में इंग्लैंड या बड़े बड़े जो कंट्रीज है उनका हो रहा था, उस तरीके से नहीं होने वाला है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को अंग्रेज़ों ने सिर्फ रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया था, ताकि वहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके इंग्लैंड की फैक्ट्रीज को सप्लाई करा जा सके, ताकि उनकी जो प्रैक्टिस ऑफ कैपिटलिज्म है या जो उनके आइडियाज़ ऑफ मर्केंटलिज्म है उनको बूस्ट मिले। ज़्यादातर इंडिया में जो भी कामकाजी लोग थे उनका एक ही काम था टर्जरी सेक्टर में, मतलब उनका काम सर्विसेज का था। अब सर्विसेज में कुछ भी सर्विस हो सकती है, अकाउंटिंग से लेके पॉटर या फिर पेलेंक्विन बेरर्स, मतलब बग्गी जो आपकी पालकी है वो उठाने वाले लोग, इस तरीके की सर्विस बस देते थे। सही मायने में इंडियन इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं कर रही हैं, ना इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉपर बूम पर आ पा रहा है। बात करें इंडस्ट्रियल सिटीज के मामले में, तो कानपुर और जमशेदपुर से दो ही ऐसी जगहें थी जो इंडस्ट्रियल सिटीज के नाम पर डेवलप हुई थी, जिसमें कानपुर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट था लेदर के ऊपर और जमशेदपुर डिपेंडेंट था स्टील के ऊपर। इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं हमारे कॉलोनियल मास्टर्स की, उनकी पॉलिसीज़ की, इसकी वजह से कभी भी कंप्लीट मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं बन पाया।
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या पार्ट था उनका कि सारी जगहों से तुम कलेक्ट करो सामान और सामान लेके सीधा इंग्लैंड तक भेजने में हमारा सहयोग करो। ये सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता था मर्केंटाइल कल्चर को। ये जो नए कॉलोनियल मास्टर्स हैं, ये जो कंपनी बहादुर है, इनका आइडिया क्या है? इनका काम है मर्केंटिलिज्म का, मतलब अपने शहर, अपने देश, अपने इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी ये हासिल करते थे दूसरी कंट्रीज को पेस्ट करके। जैसे वायरस करता है कि होस्ट की बॉडी में घुस जाएगा और होस्ट सेल को मारने लगेगा, बिल्कुल वही अप्रोच इनका रहता था। अब देखिए, पॉलिटिकल पावर जो है वो पहले मुगलों के हाथ में था, बाद में फिर छोटे छोटे किंगडम्स बने इंडियन रूलर्स के, उनके हाथ में पहुंचा, और उसके बाद आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पहुंच गया। अगर पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो रहा है तो उसके साथ पॉलिटिकल पैटर्नेज भी शिफ्ट होगा। इंटरप्रेटर की जरूरत होगी, मिडिलमैन की जरूरत होगी, ट्रेडर्स और सप्लायर्स जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये जो लोग पहले इंडियन रूलर्स को पैटर्नेज देते थे, अब वो अपना पैटर्नेज शिफ्ट कर देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो दो पर्टिकुलर जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, पहला समुद्र और दूसरा नदी। नदी से छोटी छोटी नाव में बड़े समुद्र तक बड़े जहाज़ों में माल ले आया जाएगा, और इसके लिए ज़रूरी हो जाएगा ये जो घाट और ये डॉक जो है इनको डेवलप करा जाता है। अभी हमने कुछ स्लाइड पहले कलकत्ता का घाट देखा जहां पर सामान उतारने चढ़ाने का काम किया जाता था। अब इन जगहों पे माल को रखना है तो उसके लिए गोदाम की ज़रूरत है, जिसको हम गोडाउन कहते हैं अंग्रेजी में। ऑफिसेस की ज़रूरत है। शिप्स अगर आप चला रहे हैं, जैसे आज के समय में गाड़ी होती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसका इंश्योरेंस होता है, उसी तरीके से शिपिंग इंश्योरेंस भी होता है, ताकि अगर रास्ते में लूट लिया जाए, डूब जाए, तो उसका भी भरपाई हो सके। तो शिपिंग के लिए जो इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन डिपो, अब शिप से जो माल खाली होगा उसको दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपो चाहिए। साथ में बैंकिंग एस्टैब्लिशमेंट्स भी जो भी बनेंगी वो सब पास पास बनेंगी। आज की स्थिति में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रेलवे का मान के चलिए जहाँ पर एक जंक्शन है या फिर बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहीं के आसपास रेलवे कॉलोनी और भी तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था वैसी रहती है। रेलवे गोडाउन आपने देखे होंगे, सोयाबीन और गेहूं पड़ा रहता है जिसमें चूहे लगते रहते हैं, सीमेंट रखा रहता है, तो वो सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जाती हैं। बात यहाँ पर यह है कि मुख्य जो कंपनी के कामकाजी व्यवस्थाएं थी वो तो आसपास बनाई गई थी पोर्ट्स के, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, जो कंपनी के चीफ्स के रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं, वो सब धीरे धीरे आप देखेंगे वो अंदर की तरफ बनाई जा रही हैं, जिनमें 3 तरीके का कैपिटल या फिर कहीं 3 तरीके के पिलर के ऊपर की डिज़ाइन बनाई जाती थी। पहला डोरिक है, इसमें आप देखें बहुत सादा डिज़ाइन है डोरिक का। उसके बाद आता है आयोनिक, और आयोनिक के बाद आता है कोरिंथियन। तो 3 प्रकार के ये कैपिटल्स होते थे। कैपिटल मतलब ये जो पिलर है, पिलर के ऊपर की जो डिज़ाइन होगी उसको आप कैपिटल कहेंगे। तो डोरिक बिल्कुल सादा पिलर, तो डोरिक, उसके नीचे आयोनिक और उसके नीचे कोरिंथियन। अब इससे बात आती है कौन सी प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी अंदर हट के, इनलैंड में कौन सी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो सबसे पहले आप देखें राइटर्स बिल्डिंग बनाई जा रही है। कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग बनती है। ये राइटर बिल्डिंग्स वो है कि जहां जब अंग्रेज इंग्लैंड से आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, तो उनको रहने खाने की व्यवस्था जो करी जाएगी वो इसी राइटर बिल्डिंग में करी जाएगी। आप देखें यहाँ पर यूरोपियन स्टाइल के बहुत बड़े बड़े फोर्ट बन रहे हैं। फोर्ट के अंदर आप देखेंगे पैलेस भी बनेंगे, ये सब यूरोपियन स्टाइल के बनेंगे, ताकि वो अपना ग्रैंडियर, अपना पावर दिखा पाए जिस तरीके से मुगल्स दिखाया करते थे। बिल्कुल वही सेम प्रैक्टिस होने वाली है यहाँ पर भी। गार्डन हाउसेस तैयार हो जाएंगे सब अर्बन इलाके में, मतलब जहाँ पर सिटी है उससे थोड़ा दूर हटके एक ऐसी जगह बनेगी जहाँ एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेंगे, चारों तरफ गार्डन और बीच में छोटा सा मकान। अब इसके साथ में मनोरंजन की व्यवस्था भी चाहिए, तो क्लब्स बनाए जाते हैं, रेस कोर्स होता है, थिएटर्स बनाए जाते हैं जिसमें इनके एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं। जो भी रिच इंडियन एजेंट्स थे, जो भी ऐसे लोग थे इंडियंस जो अंग्रेजी जान रहे हैं और अंग्रेजों के साथ व्यापार कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके पास भी पैसा बढ़ता है, और जब उनके पास पैसा बढ़ता है तो वो ब्लैक टाउन में अपने लिए इसी प्रकार के मकान बना लेते हैं जिसमें बहुत बढ़िया गार्डन होगा और बीच में इनका मकान होगा। तो सीधा सीधा अंग्रेजों को कॉपी करने का या अंग्रेजों के रास्तों पे चलने का या अंग्रेजों की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होने का जो काम है वो बहुत पहले से चल रहा है। साथ में आप देखेंगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और ज़मीनों के बड़े बड़े टुकड़े खरीद लेते हैं। ये चीज़ तो आज भी होती है। आप देखते हैं अगर पता चल जाए कि ये वाले इलाके से ब्रिज निकलने वाला है या ये वाले इलाके से हाईवे निकलने वाला है, कोई मॉल बनने वाला है, रेलवे पटरी निकलने वाली है, तो लोग भविष्य में ही 5-5, 10-10 साल पहले ही ज़मीन खरीद के रख लेते हैं सस्ते दामों में। फिर से सीधे हाथ पे देखें, ये ओल्ड कोर्ट हाउस है और राइटर्स बिल्डिंग बनाई गई थी।
ये 1786 में थॉमस एंड विलियम डैनियल ने इसको एनग्रेव किया था। देखने वाली बात यह है कि राइटर बिल्डिंग कैसी है, इसकी डिज़ाइन देखिए आप। ये बिल्कुल, आप अगर सीपी गए होंगे, कनॉट प्लेस गए होंगे दिल्ली में, तो आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे पिलर्स हैं, पिलर्स के अंदर रास्ता है चलने के लिए, तो धूप वगैरह ना लगे, इस तरीके की डिज़ाइन बनाई जाती है। वो कनॉट प्लेस पूरा जो है वो अंग्रेज़ों के हिसाब से बनाया गया है, अंग्रेज़ों डिज़ाइन पे बनाया गया है। इसके अलावा चौरंगी में एक नई बिल्डिंग बनाई जाती है, यहाँ पर भी थॉमस एंड विलियम डैनियल जी इस चीज़ को बना रहे हैं, इस चीज़ की एनग्रेविंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक तरफ मैदान है जहाँ पर प्राइवेट हाउसेस बने, ब्रिटिशर्स के प्राइवेट हाउसेस, और प्राइवेट हाउसेस की डिज़ाइन देखें। ये डिज़ाइन जो है ये पैलेडियन डिज़ाइन है। अब पैलेडियन क्या होता है? पैलेडियन का मतलब ये है कि धूप जो आएगी वो सीधी नहीं पड़ने वाली, एक छज्जा जैसा दे दिया जाएगा और यहाँ पर उसके पिलर्स होंगे। ये पैलेडियन डिज़ाइन हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे पैलेडियन डिज़ाइन है। तो पैलेडियन डिज़ाइन के मकान बनाने लगे ताकि मकान ठंडे बने रहे। अब अंग्रेजी जो मास्टर आए हैं उनके साथ पेट्रोनेज चेंज करके व्यापार करना चालू कर दिया इंडियन एजेंट्स ने। अब उनको खुश रखने के लिए पार्टियां दी जाएंगी, फेस्टिवल्स जो भी होंगे, त्यौहार होंगे, उनमें उनको बुलाया जाएगा। साथ में जो इंडियंस हैं ये मंदिर बनाने में भी अच्छा खासा पैसा देते थे ताकि अपना सोशल स्टेटस दिखा पाए। इसके अलावा जो गरीब इंडियंस हैं वो भी यूरोपियंस को नाना प्रकार की सेवाएं दे रहे थे, जैसे खाना बनाना, पालकी उठाना। उनकी जो घोड़ा गाड़ी चलती है, घोड़ा गाड़ी को चलाने का काम है, घोड़ा गाड़ी से उनको चढ़ाने उतारने का काम है। चौकीदारी का काम हो गया, सामान उठाना है, कुली का काम है, या फिर मकान बनाना है, या फिर उनकी जो बंदरगाह है जिसको गोदी भी कहते हैं वहां पर काम करना हो। इनके जो रहने की व्यवस्था होती थी, इनकी जो झोपड़पट्टी बनती थी वो ऐसी होती थी कि आज यहाँ तो कल वहाँ। मेक शिफ्ट हट्स बने थे, मतलब आप ये समझिए ऐसी व्यवस्था रहती थी इनकी कि जब चाहे इनको जहाँ चाहे, जहाँ काम मिले वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। 1857 का रिवॉल्ट होता है और 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों के कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद से ये ऐसा दिमाग लगाते हैं कि ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस था, ब्लैक टाउन वाइट टाउन का, वो भी बढ़ जाता है। और साथ में जो इंटरमिंगलिंग थी कि फेस्टिवल में जा रहे हैं या फिर कोई भी सोशल गैदरिंग हो रही है उसमें इंग्लिश भी जाते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं एक तरीके से। पहले मेले वगैरह में जाया करते थे, ये सारी चीज़ें किया करते थे, अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। अंग्रेज जो भी खाली पड़ी हुई ज़मीनें होती थी, एग्रीकल्चर फील्ड होती थी, उनके रहन सहन के आसपास, जहाँ पे उनका रहवास है उसके आसपास, उनको खरीद के सिविल लाइन्स डेवलप करने लगे। क्यों डेवलप करने लगे? ताकि वो प्रॉपर सेग्रीगेशन और प्रॉपर डिफेंस के साथ रह पाए। अभी उनको 1857 में पता चल गया था कि अगर हम प्रॉपर डिफेंस के साथ नहीं रहेंगे तो हमें दिक्कत बन सकती है, और उसके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं, सिविल लाइन्स बनाना चालू करते हैं। इसके साथ में स्टेशन करते हैं वो ट्रूप्स को, यहाँ पर सोल्जर्स को भी रखा जाता है। इंडियन सोल्जर्स को रखा जाएगा यूरोपियन कमांड के अंदर में, और इसी को आप कैंटनमेंट कहते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं एक साथ बनाई जाएंगी। बात करें अगर बेसिक डिज़ाइन की, तो आप देखेंगे स्ट्रीट्स जो होंगी वो चौड़ी चौड़ी होने वाली हैं। बंगला बड़ा सा बनाया जाएगा जिसमें गार्डन भी होगा, बैरक होगा, परेड ग्राउंड है, चर्च है, ये सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन उसके जस्ट उलट आप देखें इंडियंस किस तरीके से रह रहे हैं। इंडियंस की व्यवस्था बहुत उल्टी थी। ना तो उनके पास गलियां थी प्रॉपर, ना नालियों की व्यवस्था थी, ना घर की व्यवस्था थी पक्के। ये सारी व्यवस्थाएं इंडियंस को नहीं दी जा रही हैं। चार्ल्स डोली, ये चितपुर बाजार का, ये देखिए ये बनाया है इन्होंने, और इसमें ये बताते हैं कि जो मंदिर है इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जा रहा है। अब जरूरी नहीं है काला इसीलिए इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जा रहा है, ये इसलिए ब्लैक पगोड़ा कहा जा रहा है क्योंकि ये इंडियंस ने बनाया है। तो लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि रेसिज्म लैंग्वेज में भी झलक रहा है। नाम में भी आपको काले और गोरे का फर्क समझ में आने लगेगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी। ये मंदिर कौन बना रहा है? ये मंदिर वो अमीर जमींदार बना रहे हैं जिसने अंग्रेजों के साथ व्यापार करके पैसा कमाया है। लेकिन उसके जस्ट उलट जो गरीब है वो अभी भी गरीब है, उसके कच्चे मकान आपको बाजू में मंदिर के दिख रहे हैं। बात करें हम, ये जो ब्लैक एरिया है इसको सिंबल माने जाने लगा केओस का, जहां पर डिस्टर्बेंस है, चिल्ला चौट है, जहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, गुंडागर्दी हो रही है, कचरा है और गंदगी है और बीमारियां हैं। इस तरीके से देखा जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा इन ब्लैक एरियाज को, जहां पर इंडियंस रह रहे हैं, ऐसे एरियाज को। ब्रिटिशर्स पर्टिकुलरली शुरुआती दौर में सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते थे कि जितने भी वाइट इलाके हैं उनमें साफ सफाई मेंटेन करी जाए। एपिडेमिक आता है, एपिडेमिक में आप देखेंगे कॉलेरा आता है और उसके साथ प्लेग फैलने लगता है और इससे हजारों की तादाद में लोग मरते हैं।
तब इन ऑफिसर्स को समझ में आता है कि सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर उनको एक और बात समझ में आती है कि अगर ब्लैक एरियाज में ये बीमारी फैलेगी तो ये वाइट एरियाज तक भी पहुँच जाएगी। इसीलिए 1860 से 1870 तक आप देखेंगे प्रॉपर मेजर्स लिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सैनिटेशन को प्रॉपर करने के लिए। पीने के पानी से लेकर सीवेज और सैनिटेशन पे भी फोकस करा जाएगा। यहाँ पर देखें मार्बल पैलेस कलकत्ता में, इसमें भी ये एक इलेबोरेट स्ट्रक्चर है जहाँ पर इंडियन फैमिलीज जो है न्यू अर्बन एलिट्स रहते थे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम करा जा रहा है, पाइप वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन के ऊपर विजिलेंस भी रखा जाएगा, सब चीज़ें करी जाती हैं क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि बीमारी उनकी वजह से भी हमें हो सकती है। अब इसके साथ आप देखें तो धीरे धीरे हिल स्टेशन का चलन शुरू हो जाता है। हिल स्टेशन का चलन कैसे शुरू होता है आपको समझ में आएगा कि जो अलग अलग लड़ाइयाँ अंग्रेजों ने लड़ी, जैसे गोरखा वॉर लड़ा तो वहाँ से उनको शिमला हाथ में आ गया, एंग्लो मराठा वॉर लड़ा तो माउंट आबू हाथ में आ गया। इस तरीके से दार्जिलिंग से जब लड़ाई हुई, दार्जिलिंग मिल जाता है जब सिक्किम से लड़ाई होती है। तो इस तरीके की चीज़ों से इनको छोटे छोटे हिल स्टेशन मिल गए। अभी हिल स्टेशन ऐसी जगहें थी जहाँ से हमला हो सकता है गोरखा फिर से हमला कर दें या फिर एंग्लो मराठास जो है वो फिर से हमला कर दें। उस स्थिति में इनको ट्रूप्स तो वहाँ रखना ही है, लेकिन ट्रूप्स को रखने के साथ साथ हिल स्टेशन जो है वो ऑफिसर्स के रहने की व्यवस्था भी बन जाते हैं समय के साथ। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बीमारियाँ फैल रही हैं, अंग्रेज कोल्ला और प्लेग के लिए सीधा सीधा एक चीज़ को बदनाम करते हैं। वो कहते हैं यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ख़राब है, यहाँ का जो वेदर है वो बड़ा ख़राब है और इसी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। ये जो गर्मी है इसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। कॉलेरा और मलेरिया जो फैल रहा है वो इसी गर्मी की वजह से। अब जब ये एनालिसिस कर लेते हैं तो ये कहते हैं इसीलिए हम चलते हैं ठंडी वादियों में, पहाड़ों पे, क्योंकि जो हिल्स का वेदर है, हिल्स का वेदर बिल्कुल जैसा ब्रिटेन में वेदर होता है वैसा होता है। तो ये हिल स्टेशंस को डेवलप करना शुरू हो जाता है और ये सैनिटोरियम के तौर पर डेवलप होते हैं। अब इस सैनिटोरियम क्या है तो सैनिटोरियम ऐसी जगह है जहाँ पर जो सिपाही है वो रेस्ट कर सकता है और अपनी बीमारी से ठीक होके आ सकता है। मैंने जैसा बताया कि यहाँ का जो वेदर रहने वाला है, क्लाइमेट जो रहने वाला है यूरोप का, वैसा ही हिल स्टेशंस का रहने वाला है, जिसकी वजह से जो ऑफिसर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे इन हिल स्टेशंस, इन डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए। आपका जो लबासना है वो भी मसूरी में बना है, वो भी एक समय पे आप देखें तो अंग्रेजों के आराम करने के लिए रिजॉर्ट जैसा यूज़ किया जाता था। वो एक होटल है सही मायने में, जिसको आप कन्वर्ट कर दिया ट्रेनिंग सेंटर में। तो ये जो हिल स्टेशन है, गर्मियों के महीने में जितने भी ऑफिसर्स हैं या वाइसरॉय वगैरह हैं वो शिफ्ट हो जाया करते थे हिल स्टेशंस पे। पर्टिकुलरली 1864 की बात है जब जॉन लॉरेंस जो है ये ऑफिशियली काउंसिल को मूव करते हैं शिमला में, और वहीं पर पूरी शिफ्ट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि जब भी गर्मी का सीजन आएगा तब शिफ्ट कर दिया जाएगा कैपिटल को शिमला। इस तरीके से जो भी उनका काम वगैरह होगा वो सब शिमला से होगा, ये इनका अप्रोच शुरू हो जाता है। इसके साथ में आप देखें जो कमांडर इन चीफ है आर्मी का, इंडियन आर्मी का, उसका ऑफिशियल रेसिडेंसी शिमला में है। तो ये सब चीज़ें अंग्रेजों के समय से हो रही हैं। ये देखिए शिमला में किस तरीके से मकान बनाए जाएंगे, मकान की फोटोग्राफी है और सर जॉन मार्शल का घर है ये। जहाँ तक घर ये कोशिश करेंगे वो इंग्लिश स्टाइल में बनाए, जो यूरोपियन स्टाइल है उसी स्टाइल में बनाए और घर की याद ना आए, इसीलिए इनके जो तौर तरीके रहने वाले हैं कि पास में एक चर्च भी बना दिया इन्होंने। इंस्टीट्यूशंस भी वही ब्रिटिश के हिसाब की बनेंगी, ब्रिटिश चर्च, जो एंजेलिकल चर्च होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो सब डेवलप करना चालू कर दिया इन्होंने हिल स्टेशन में। ब्रिटिश कल्चरल ट्रेडिशन को डेवलप किया, जिसमें आप देखेंगे कि रिक्रिएशन की सुविधाएं जो की गई वो भी उन्हीं के अनुसार की गई, जैसे ब्रिटिशर्स को पसंद है उस तरीके की। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे क्या होने वाला है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ज़रा सा रिक्रिएशन के बारे में समझें तो चाय चाहिए इनको, पिकनिक मनाना है और मेले लगते थे और घोड़े की सवारी होगी, घोड़े की दौड़ होगी, नाच गाने के थिएटर्स होंगे, ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो आपने पुरानी पिक्चरों में देखी होगी। कोई भी आप पुरानी पिक्चर देख लीजिए, देवानंद की पिक्चर देखेंगे थोड़ी पुराने समय की, तो आपको ये सब सीन देखने मिल जाएंगे जिसमें पहाड़ों में इस तरीके का ये सब दिखाया है कि क्लब वगैरह या फिर रेस कोर्स वगैरह बना है। एक तरफ अभी हमने जॉन मार्शल का मकान देखा था, बढ़िया बड़ा सा बंगला, यहाँ पर देखिए लेकिन जो सामान्य जन है जैसे वो रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं, उनके जीवन में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। ये सीधे हाथ पे मनाली हिमाचल प्रदेश का ये आपको दिख रहा है जो घर बने, ये जो बस्ती बनी है। अब जैसे ही हिल स्टेशन तक रेलवे लाइन पहुंच जाती है,
क्योंकि अफसर पहुंचने वाले हैं और जाने की व्यवस्था होने की ज़रूरत है, जिसके लिए रेलवे लाइन बिछाई जाती है। और जैसे ही रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा लोग अब हिल स्टेशन की तरफ खिंचे चले आएंगे, जिसमें पर्टिकुलरली जो अपर या मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसमें महाराजा हैं, लॉयर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ये सब हिल स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे इनकी नज़दीकियाँ बनी रहे, ताकि इनको जो फ़ायदा है वो मिलता रहे और ये नज़र करम जो अंग्रेज़ों का है वो इन पर पड़ता रहे। अब हिल स्टेशन जो है वो अब धीरे धीरे कॉलोनियल इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके अलावा आप देखें कॉफ़ी प्लांटेशन शुरू हो जाता है, कॉफ़ी प्लांटेशन शुरू होगा, टी प्लांटेशन शुरू होगा, और ये का अंग्रेज़ अपने हाथों से करने वाले हैं। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, फिर यहाँ पर बुलाते हैं लोगों को, यहाँ पर ये लेबर्स को बुलाते हैं, जो इमिग्रेंट लेबर्स हैं उनको बुलाते हैं, और ये इमिग्रेंट लेबर जो हैं ये भी इन हिल्स में, इन हिल स्टेशंस में अपना अपना रहवास बसाते हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था करते हैं। तो एक समय जो हिल स्टेशन पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स के लिए थे, जो रेशियल इनक्लेव्स थे, अब आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ पीपल देखने मिल जाएंगे। तो इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नए रहन सहन के तरीके हैं जो अंग्रेज देख रहे थे, उन्हें रेलगाड़ी नहीं देखी थी, कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा था कि यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर काम करने जाना है और हम रहते हैं यहाँ पे। अक्सर ऐसा सिस्टम होता था कि खेत में जाएंगे, काम करके अपने घर वापस आ जाएंगे, या फिर नीचे दुकान ऊपर मकान वाला कॉन्सेप्ट चलता था। यहाँ पर आप देखें कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। चेंज कैसा आ रहा है कि आपको फैक्ट्री में काम करना है, उसके बाद गाड़ी पकड़ के, बस पकड़ के, ट्राम पकड़ के, ट्रेन पकड़ के आपको अपने घर जाना है। ये जो नया तरीका आया ये बहुत ही डिफरेंट था। धीरे धीरे आप देखेंगे अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। नई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आ रही हैं, जैसे कि घोड़ा गाड़ी आ जाती है, ट्राम शुरू हो जाती है, बसें शुरू हो जाती हैं, ताकि लोग जो है वो सिटी से दूर हट के रहने लगते हैं और काम करने बस वो सिटी में आएंगे। प्लेस ऑफ वर्क और प्लेस ऑफ रेजिडेंस में धीरे धीरे एक सेपरेशन डेवलप हो जाता है। वो काम करने आते हैं अपने ऑफिस में सुबह सुबह, शाम को फिर वापस निकल जाएंगे। सेम फैक्ट्री के साथ भी है, यही कहानी होती है। और ये जो अनुभव था, ये जो एक्सपीरियंस था लोगों के लिए, वो अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस था। अब जो पुराना समय का जो लाइफस्टाइल थी, जो पुराने समय में शहर थे, जो पुराने समय का काम था, वो सब तो चेंज हो रहा है। लेकिन इसके साथ अच्छी चीज़ें ये होती हैं कि पब्लिक पार्क बनते हैं, थिएटर्स बनते हैं 20वीं सेंचुरी में, सिनेमा हॉल आ जाता है, जो कि एक नए प्रकार का एक्साइटमेंट डेवलप कर देते हैं। नए प्रकार का एक्साइटमेंट होगा, नए तरीके का एंटरटेनमेंट होगा, और सोशल इंटरेक्शन भी आप देखेंगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। कभी 100 साल पहले किसी मद्रास के आदमी ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं दिल्ली के किसी आदमी से मिल पाऊंगा या मिलने जाऊंगा, अनायास। लेकिन आप देखिए बड़ी गजब की बात है कि रेलवे में जब बैठते होंगे और रेलवे लिंक जब डेवलप हो गई, तो मद्रास का आदमी बहुत आराम से दिल्ली वाले आदमी से मिल सकता है, अनायास। जो कि पॉसिबल ही नहीं था, वो अब नॉर्मल हो गया था। तो इम्पॉसिबल वॉज नॉर्मल नाउ, इस तरीके का सिनेरियो बन रहा था। नए सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी डेवलप हो रहा है। ये सोशल इंटरेक्शन वाली जो चीज़ है, यही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में जिम्मेदार था। नए सोशल ग्रुप्स बनेंगे तो पुरानी आइडेंटिटीज को लोग भूल जाएंगे, पुरानी आइडेंटिटीज का महत्व कम हो जाएगा। सामान्यतः हर क्लास का आदमी, चाहे वो लो क्लास का हो, अनटचेबल का हो, दलित हो, किसी भी क्लास का आदमी हो, अब वो बड़े शहरों में माइग्रेट करेगा। नई नई नौकरियां करने वाले हैं, क्योंकि नौकरियों की डिमांड है, नौकरियों की दरकार है। कंपनियों को क्लर्क की ज़रूरत है, स्कूल को टीचर की ज़रूरत है, और कोर्ट को लॉयर की ज़रूरत है, अस्पताल को डॉक्टर की ज़रूरत है, ब्रिज को इंजीनियर की ज़रूरत है, और बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं उनको सैलरी बांटने के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत है। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये सारे जो काम है ये मिडिल क्लास को डेवलप कर देंगे, एक नई मिडिल क्लास डेवलप होने वाली है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। ये देखिए, ये कलकत्ता की ट्राम है। आजकल तो ये हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, लेकिन उस समय इसका बहुत महत्व हुआ करता था। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि जब टीचर आएगा तो स्टूडेंट भी आएंगे। मतलब इसका सीधा यह है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स डेवलप होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज डेवलप होने वाली हैं। जो पठन पाठन का काम है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। इसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी ओपिनियन को भी सोसाइटी में प्रेजेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपनी बात बता सकते हैं, अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, न्यूज़पेपर के रूप में, पब्लिक मीटिंग करके, या जर्नल्स के रूप में। एक नया पब्लिक स्पीयर डेवलप हो जाता है, जहां पर लोग अपनी बात रखते थे, बात विवाद होता था, डिबेट और डिस्कशंस हो रहे हैं। सोशल कस्टम्स हैं या फिर जो नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस उनको चैलेंज करा जा रहा है। जैसे अनटचेबिलिटी का एक सोशल सिस्टम जो था, एक सोशल कस्टम था, उसको चैलेंज करा जा रहा है।
जब आप एक नए सिस्टम में आ रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन करनी पड़ती हैं। सिटीज़ में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब वो वापस अपने गांव आते थे तो वापस वो उन्हीं प्रैक्टिसेस को फिर से फॉलो करने लगते थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जो बदलाव होते हैं, ये जो शब्द है चेंज, ये इतनी आसानी से नहीं आता। हमारे बॉडी में भी फिनोमेना इस तरीके से होता है कि हम उसको रेजिस्ट करते हैं। तो मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, सोशल चेंज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट सोशल चेंज जो आने लगता है वो है कि विमेन को अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है। अपॉर्चुनिटी किस प्रकार की मिलने लगती है? तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। धीरे धीरे आप देखेंगे महिलाएं जर्नल्स में अपनी बातें लिखना शुरू करेंगी, ऑटोबायोग्राफीज लिखेंगी और किताबें लिखेंगी जिसमें अपने मन की बात रखती थी। बहुत सारी जगहों पर जब ये सारी चीज़ें करी जाएंगी महिलाओं के द्वारा, तो इसको जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है या पेट्रियार्कल नॉर्म्स है उसको चैलेंज करते हुए देखा जाएगा। ऐसा लगता था लोगों को कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर सोशल ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाएगा, एकदम से जो सोसाइटी है वो टूट जाएगी। दूसरी तरफ रिफॉर्मर्स जो हैं वो विमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि जो रिफॉर्मर्स विमेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी विमेन एजुकेशन को सपोर्ट इस पॉइंट तक करते हैं कि वो पढ़ लिख के अच्छी माँ बने, अच्छी बीवी बने और एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड में वो बंदी रहे। इस तरीके का सोच रिफॉर्मर्स भी रखते थे। रिफॉर्मर्स नेक्स्ट लेवल की सोच नहीं रखते थे कि इनको पढ़ाना है फिर इनको नासा में भर्ती कर देना है या फिर इसरो में भर्ती करके इनको मंगलयान पे भेज देना है। उनकी सोच इतनी थी कि आप इनको पढ़ा लिखा दीजिए, ये अच्छी औरतें हैं, अच्छी माएँ बनेंगी, अच्छी बीवी बनेंगी और एक घर में बढ़िया अपना काम करती रहेंगी। धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा कि सामान्य बस में देखें, ट्राम में देखें, स्कूल में, कॉलेज में या फिर और जगह पर भी आपको महिलाएं दिखने लगेंगी। जो पहले एक घर में बंद हुआ करती थी अब धीरे धीरे वो पब्लिकली विजिबल होंगी। नए प्रोफेशंस आ रहे हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर के तौर पे काम मिलेगा, टीचर के तौर पे काम मिलेगा, थिएटर वर्कर के तौर पे काम मिलेगा, फिल्म एक्ट्रेसेस के तौर पे भी काम होने लगे। आपको मालूम है उस समय में एक से एक बहुत ही गजब की अदाकारा हुई हैं जिनकी हमने पिक्चर भी देखी। वहीदा रहमान की प्यासा देखी होगी आपने, जो 1950 के आसपास आई थी। और पुरानी एक्ट्रेसेस का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी गजब की एक्ट्रेसेस रही। तो फिल्म में आप देखेंगे, थिएटर्स में आप देखेंगे, टीचिंग, वर्किंग, बहुत सारे प्रोफेशंस में महिलाएं आती हैं। बहुत लंबे समय तक ऐसी महिलाओं को सोशली सेंसर कर दिया जाता है, सोसाइटी से थोड़ा सा काट के देखा जाता था, एक अलग तरीके से देखा जाता था। उनको सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं माना जाता था या सोशल बिल्डिंग ब्लॉक नहीं माना जाता था। इसके अलावा आप देखें तो सिटीज में लेबरिंग पुअर जो है वो भी आते हैं, वो भी खींचे चले आते हैं। जो नगरी की चकाचौंध है वो उनको अपने गांव से, अपने घरों से खींच के ले आती है। वहां पर जहां पर उनको दाल रोटी की व्यवस्था नहीं थी वो इन शहरों में आते हैं ढूंढने के लिए रोजगार। ये उम्मीद में रहते हैं कि इनको नौकरी मिलेगी और इस नौकरी के चलते हुए ये अपने घर की व्यवस्थाएं सुधार पाएंगे। घर की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अब ये यहाँ तो जाते हैं, लेकिन अगर ये अपने पूरे परिवार को यहाँ लेके आएंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि पहले इनके फटे हाल है, बहुत बुरे हाल है, इसीलिए अपने परिवार को गांव में छोड़ के ये शहरों में आते हैं। शहरों में आएंगे, शहर में आएंगे तो फिर सबसे पहले वो लड़ाई करेंगे किसके लिए? नौकरी के लिए। खाना भी महंगा होगा, यहाँ पर रहना भी महंगा होगा। उसके बावजूद भी ये जो अर्बन कल्चर है इसमें ढलने का प्रयास करते हैं। ये तमाशे में पार्ट लेंगे, जो रिलीजियस फेस्टिवल होगा उसमें पार्ट लेंगे, जो व्यंग होता है उसमें कहीं ना कहीं पार्ट लेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे ये घुल मिल जाते हैं सिटी के एटमॉस्फेयर से। जो व्यंग होने वाला है उसमें वो अपने जो मास्टर है, इंडियन मास्टर हो या फिर यूरोपियन, उसके प्रति कहीं ना कहीं सरकास्टिकली बात करेंगे, तंज कसेंगे। यहां पर देखिए 19th सेंचुरी कालीघाट पेंटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि विमेन एजुकेशन से मेल कितना ज्यादा घबरा गया था। यहां पर दिखाया जा रहा है कि एक औरत है, हाथ में उसके एक डोर है और ये जो आदमी का सर है और ये पूरा जो शरीर है ये शीप का है, भेड़ का शरीर है। सीधा सीधा मायना यह है कि औरत अगर पढ़ लिख जाएगी तो उससे अपने पति को वो एक भेड़ की तरह बना के रखेगी। अब बात करें जरा सा हम पर्टिकुलरली सेटलमेंट्स के बारे में। आपको सेग्रीगेशन का थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने पहले दे दिया था, ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के तौर पे। कंपनी पहले ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए क्या करने वाली है? पोर्ट्स एस्टैब्लिश करने वाली है। ये पोर्ट कहाँ एस्टैब्लिश होता है आपको पता है? सूरत, जो वेस्टर्न कोस्ट पे है, वहां पर पोर्ट एस्टैब्लिश होता है। धीरे धीरे टेक्सटाइल का व्यापार जब बढ़ेगा तो ब्रिटिश जो है वो ईस्टर्न कोस्ट के इलाके में भी आ जाएंगे। पर्टिकुलरली बात करूं अगर तो ये एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं 1639 में मद्रास पट्टम में, जिसको सामान्य लोग, जहां वो लोकल लोग हैं, उसको चिन्नापट्टनम भी कहते थे।
तो ये चिन्नपट्टनम की जगह में ये अपना पोस्ट बनाते हैं व्यापार करने के लिए, और ये पोस्ट खरीदने का काम ये करते हैं जो लोकल तेलुगु लॉर्ड हैं, जो नायकास होते हैं। अब नायकास कौन होते हैं? विजयनगर एम्पायर के जो आप समझ सकते हैं गवर्नर्स होते थे अलग अलग रीजन के, उनको नायकास कहते थे। तो ये कालाहस्ती नायकास जो है तेलुगु लैंडलॉर्ड्स, वो ये जगह देते हैं अंग्रेजों को यहाँ पर अपनी पोस्ट बनाने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि ये नायक भी इंटरेस्टेड थे ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि दूसरे यूरोपियन पावर्स भी आ रहे थे। याद करिए हमने पार्ट 1 में आपको PDEF बताया था। तो दूसरे अगर यूरोपियन पावर्स आएंगे तो फिर कैट फाइट चालू हो जाती है, रोटी एक खाने वाले अनेक। तो लड़ाई शुरू होती है जब, तो आप देखेंगे जो ब्रिटिश है ये मद्रास को फोर्टिफाई कर लेते हैं। फोर्टिफाई करने का मतलब सीधा है कि किला बना के रख लेते हैं। धीरे धीरे जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो भी इसी तरीके से होंगे, इसी फोर्ट के आसपास चलते रहते हैं। तो 1760 वेंडिबॉश की लड़ाई हो जाती है। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन की ट्रीटी साइन हो जाती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी के बाद जो फ्रांस है वो पौंडीचेरी तक कन्फाइन हो जाता है, जिसकी वजह से अब मद्रास जो है वो और सिक्योर हो गया। जब सिक्योर होगा तो आपको मालूम है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू कमर्शियल एक्टिविटीज। तो कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ने वाली हैं, और इसी वजह से मद्रास एक कमर्शियल टाउन के तौर पे डेवलप हो जाएगा। सुपीरियर पोजीशंस ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई, और अब उनको नीचे के जो काम कराने हैं, क्लेरिकल काम कराने हैं, उनके लिए ये इंडियन मर्चेंट्स को ढूंढ देते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से किला को बनाया जाता है। ये जो किला बनाया जाता है ये व्हाइट टाउन के तौर पे देखा जाएगा। आपको व्हाइट टाउन मतलब आसपास जो है वो अंग्रेज रहेंगे, इसके अंदर भी जो है वो अंग्रेज रहेंगे। इसके बाहर के आसपास का इलाका जो है वो कलर्ड लोगों के लिए रहने वाला है, और ये जो रिलीजन है दूसरा है उनके लिए होने वाला है। सही मायने में देखिए कलर से ही पहले डिटर्मिनेशन हो जाता था, रिलीजन तो एक सेकेंडरी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन क्रिश्चियन होगा तो भी उसको व्हाइट टाउन में नहीं रखने देंगे, तो सेकेंडरी हो जाता है एस्पेक्ट रिलीजन। मेजर तो इनके लिए कलर था। अगर पुर्तगाली देख लें, फ्रेंच तो बाहर हो गए थे, पुर्तगाली और डचेस, उनको सबको अंदर रखेंगे। जिनका फोर्ट बना है उसके अंदर किसी भी इंडियन से शादी नहीं करने देंगे। जो भी कंपनी का बंदा होगा उसको अंदर अंदर शादी करनी, बाहर आपको शादी करने नहीं दिया जाएगा। मतलब गजब की बात है, कंपनी इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है कि आपकी जो मैरिज प्रेफरेंसेस हैं उस पर भी कंपनी का हक था। तो हम बात करें ये जो डच पोर्चुगीज वगैरह हैं, इनको रहने दिया जाता था इस फोर्ट के अंदर। पहली बात तो ये गोरी चमड़ी के, इनका कलर वाइट है इसीलिए, और दूसरा रीजन हम समझ सकते हैं क्रिश्चियन है इसीलिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी है, स्वाभाविक सी बात है, जिसकी डंडी या फिर जिसकी डपली उसका ताल। तो डपली अंग्रेजों की है तो ताल भी इनका होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रेजुडिस रहेंगी और ये वाइट पॉपुलेशन को फेवर करेंगी। इवन दो यूरोपियंस की संख्या तो कम थी, लेकिन उसके बाद भी जो भी डेवलपमेंट मद्रास में होने वाली है वो इनकी सहूलियत के अनुसार, इनकी ज़रूरतों के अनुसार होने वाली है। तो वाइट माइनॉरिटीज को जो भी ज़रूरतें हैं, जो सहूलियत चाहिए, उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा। जो किले के बाहर की जगह है उसमें ब्लैक टाउन्स डेवलप होते हैं। ब्लैक टाउन्स को सीधे सीधे रास्तों में बिल्कुल चेक की शर्ट जैसा बांट दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि कॉलोनियल टाउन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 1700 आएगा तो आसपास के इलाकों को क्लियर कर दिया जाता है। क्यों क्लियर कर दिया जाता है? सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ताकि लाइन ऑफ फायर बनाई जा सके। सामने से अगर कोई दुश्मन आएगा किले पे हमला करने तो सामने ही हम उसको चित्त कर सकें, वहीं से हम उसको फायर करके खत्म कर सकें। तो नॉर्दर्न साइड में थोड़ा सा और दूर किले से ब्लैक टाउन बसा दिया जाता है। अब ब्लैक टाउन में कौन कौन होगा? वीवर, आर्टिसन, मिडिलमैन और जो भी इंटरप्रेटर्स वगैरह होते हैं अंग्रेजी हिंदी वाले, वो सब वहां पर रहेंगे। अब यहां पर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह होगी, छोटे छोटे मकानों में रहेंगे, और इनके मकान जो है या तो वो बाजार के पास होंगे या फिर मंदिर के पास होंगे। ये देखिए ये मैप, ये है आपका सेंट जॉर्ज। ये पूरा बन गया आपका किला। किले के अंदर रहेंगे पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश। फ्रेंच पहले ही बाहर निकल गए हैं, और ये पूरा इलाका जो बना है, ये पूरा इलाका जो है ये रहेगा आपका ब्लैक टाउन। तो ये मेन मॉडल है, ये ब्लूप्रिंट है किस तरीके से रहा करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक टाउन को खाली कर दिया गया था, यहाँ देखिए डिमोलिश्ड एरिया, ब्लैक टाउन को खाली करके फिर नॉर्थ में बसा दिया गया था। और ये भी बनाया गया किसके द्वारा? ये डैनियल, जो विलियम डैनियल और थॉमस ने बनाया है। लगता है बैठ के एक ही काम करते थे, पेंटिंग बनाने का। लोगों के घर टूट रहे हैं और ये फोटो खींच रहे हैं। चलिए
आगे बात करें तो यहाँ पर जो टाउनशिप्स बनाई जा रही हैं वो भी कास्ट स्पेसिफिक होती थी। मैं ब्लैक टाउन्स की बात कर रहा हूँ, तो ब्लैक टाउन्स में जो भी गलियाँ होंगी वो कास्ट स्पेसिफिक होंगी। जैसे चिंत्रीपेट। अब चिंत्रीपेट जो है इसका मतलब है वीवर्स, जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े बुनते हैं, उनकी जगह हो गई। वॉशरमैन पेट मतलब ये जो जगह होगी वहाँ पर कपड़े धोने का काम, कपड़े रंगने का काम, ये सब होने वाला है। रोयापुरम, रोयापुरम मतलब ऐसी जगह जहाँ पर एक क्रिश्चियन नाविक, क्रिश्चियन नाव चलाने वाले लोग रहते हैं, वो सब आ गए। ये कंपनी के लिए काम किया करते थे। तो मद्रास की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मद्रास में भी इन्होंने जो ब्लैक टाउन्स है उसमें भी फर्दर सेग्रीगेशन है बेस्ड ऑन दी कास्ट। मद्रास में धीरे धीरे गांव जो आसपास के हैं वो जुड़ते जाएंगे क्योंकि सिटी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, जगह की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है। इस स्थिति में बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो साथ में, विलेजेस जो हैं वो जुड़ते जाएंगे और बड़ा टाउन बन जाएगा। अब ये पेट क्या है, तो पेट जैसे होता है इसका मतलब हो जाता है सेटलमेंट्स, पुरम यूज्ड इन विलेज। तो ये पेट सिर्फ ऐसा नहीं है मद्रास में यूज़ करा जाता हो, पुणे वगैरह में या महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा पेट मिलेगा। जैसे शनिवार पेट, बुधवार पेट, इस तरीके से बहुत सारे पेट, वहाँ पर भी इस तरीके के शब्द यूज़ करे जाते हैं। अब अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है वो आके मद्रास में सेटल करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग इकोनॉमिक फंक्शंस हैं जो कि ये ब्रिटिशर्स को अलग अलग सेवाएं देने वाले हैं। जैसे दबाशीज हैं, जो दबाशीज ये दो भाषा बोलते थे, ये अंग्रेजी बोलेंगे और जो लोकल लैंग्वेज है वो बोलेंगे। तो अंग्रेजों के बड़े काम के हैं ताकि जो लोकल अंग्रेज से बोलना चाह रहा है वो बीच में इंटरप्रेट करके बता दें। ये एजेंट के तौर पे भी काम करेंगे, मर्चेंट्स भी बन जाएंगे ताकि ये इंटरमीडिएट जो ट्रेड है उसको हैंडल कर पाए, इंडियन सोसाइटी से चीज़ें खरीद के अंग्रेजों को बेच पाए। आपको समझ में आ रहा है कि ये बड़ा गजब का टैलेंट है, ये प्रिविलेज पोजीशन बन गई क्योंकि अंग्रेजों के भी पास में है और अंग्रेजों के लिए काम के भी हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं। एक समय आता है अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अब पैसा इकट्ठा हो जाता है लेकिन पावर प्ले कैसे आएगा? पावर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सोसाइटी में दान पुण्य करना पड़ेगा, तभी पता चलता है कि पैसा आया है। इसके अलावा मंदिर बनवा दो। दो चीज़ें करते हैं, जो ब्लैक टाउन है उसमें मंदिर वगैरह भी बना देते हैं दबाशिस, तो इनसे पता चलता है कि इनके पास पैसा आ रहा है और ये अमीर हो रहे हैं। जैसे कंपनी में कुछ ऐसे जॉब्स थे जो मोनोपोलाइज थे, जैसे एक है कास्ट बिल्लार, इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन जो है उसका भी चलन बढ़ता है 19वीं सेंचुरी में, और ब्राह्मण्स भी आ जाते हैं इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए कम्पीट करने। तेलुगु कोमाटीज जो है ये कमर्शियल ग्रुप है, काफ़ी गजब का पावरफुल कमर्शियल ग्रुप है। ये भी शुरू करते हैं अनाज का व्यापार करना, अड़थ का व्यापार करना। तो ये शहरों में अनाज का व्यापार चालू करते हैं। गुजराती बैंकर्स भी आ जाते हैं और ये 18वीं सेंचुरी से शुरू करते हैं अपना व्यापार करना। पेरियार, वेनियार, तो ये लेबरिंग पुअर्स हैं, ये भी आ जाते हैं। तो ये जो काम है उठाधरी वाला, जो डॉक्स पे काम करना है, पैलेंक्विन्स उठानी है या फिर गार्ड बनना है, ये सारे काम वो करने लगेंगे। नवाब ऑफ आर्कोट जो है ये भी सेटल कर जाते हैं, त्रिप्लिकेन के पास में आके रहने लगते हैं। मैलापुर और त्रिप्लिकेन जो है ये हिंदू रिलीजियस सेंटर्स थे जो सपोर्ट करते थे लार्ज ब्राह्मण ग्रुप्स को। सेंट थोम्पे जो कैथेड्रल है ये रोमन कैथोलिक का सेंटर बन जाता है। और ये सारी जो सेटलमेंट्स का नाम मैं ले रहा हूँ, चाहे मद्रास सेटलमेंट की बात करूँ या फिर रोमन सेटलमेंट की बात करूँ, ये सारी जो जगहें हैं ये सारी जगहें मद्रास सिटी के पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे विलेज जो है वो मिलके मद्रास सिटी बनाते हैं और मद्रास सिटी अपने आप में बड़ा ही एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो कम रहती है। डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग हैं ये कम है। इसके ऊपर बहुत सारे यूरोपियंस भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं, यूरोपियन ट्रैवलर्स, और इस पर कमेंट भी करे जाते हैं। ये देखिए गार्डन हाउस किस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा होगा, उस ज़मीन के टुकड़े पे क्या होगा, बीच में मकान बनाया जाएगा। तो गार्डन हाउस है पुन्नामलाई रोड पे, ये गार्डन का हाउस बनाया जा रहा है। बड़ा शानदार, देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसा घर बनाया जाता है। तो गार्डन हाउसेस जो है वो माउंट रोड और पुन्नामलाई रोड पे डेवलप होना शुरू होते हैं, और ये सीधा रास्ता था फोर्ट के लिए। फोर्ट से सीधा कैंटोनमेंट तक आप जब जाएंगे तो बीच में ये गार्डन हाउसेस आपको देखने मिल जाएंगे। जो भी अमीर इंडियंस हैं जो अंग्रेजी बोल लेते हैं वो इस तरीके से जीवन शैली जीते हैं, वो भी अपने लिए गार्डन हाउसेस वगैरह तैयार करते हैं। अब कुछ जो अमीर है वो तो बढ़िया मेन रोड पे बना लेंगे, लेकिन जो गरीब है या फिर थोड़े कम पैसे वाले हैं वो सब अर्बन एरियाज में इस तरीके की बिल्डिंग्स को बनाते हैं।
सब अर्बन एरियाज में इस तरीके की बिल्डिंग बनेगी। क्यों? क्योंकि वो इतने अमीर तो है कि वो ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब जो आने जाने का रोज का कम्यूटिंग चार्जेस है वो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने सब अर्बन इलाकों में बड़े बड़े मकान बना लेते हैं। पुअर सेटलमेंट जो विलेजेस में थी वो जनरली कहाँ हुआ करती थी? जो प्लेस ऑफ वर्क है वहीं पे पास में कहीं रहने लगेंगे। आपने शहरों में भी देखा होगा जब बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसके आसपास ही जो लेबर्स हैं वो अपना कच्चा मेकशिफ्ट हाउस बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रोज़ वो कम्यूट नहीं कर पाएंगे, और अगर रोज़ कम्यूट करेंगे तो उनका जो डेली एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनकम बहुत कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन आने लगता है। इसका मतलब ये है कि जो गांव हैं वो भी धीरे धीरे शहर से जुड़ने लगते हैं। तो मद्रास जो है अब वो क्या बन जाता है आपका? सेमी रूरल। आसपास का इलाका जो है वो सेमी रूरल हो जाता है, क्योंकि गांव भी जो है वो मद्रास से जुड़ने लगते हैं। आखिर ऐसे ही तो शहर बड़ा होता है। एक मेट्रो सिटी कैसे बन जाती है? जो बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज जाके मिल जाती हैं तो वो मेट्रो सिटी बन जाता है। सही मायने में तो इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एरिया का भी तो क्राइटेरिया है, क्योंकि पॉपुलेशन को रखने के लिए आपको एरिया की जरूरत तो पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न टाउन प्लानिंग जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी या इसकी दरकार समझ में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ने वाला है, तो टाउनशिप्स हमें प्रॉपर डेवलप करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत सारी अनवांटेड परेशानी आने लगती है। क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकती हैं, वाटर एंड सैनिटेशन पुअर हो तो बीमारियां हो सकती हैं, एपिडेमिक फैल सकता है। और इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए जरूरत है लेआउट की, ताकि पूरा जो अर्बन स्पेस है इसको प्रॉपर्ली आप रेगुलेट कर सकें। किस तरीके से इसका लैंड यूज करना है, इन सब चीजों के लिए प्लानिंग चाहिए। अब इसके लिए आपको एक विजन चाहिए कि कैसा होना चाहिए प्लान। आइडियोलॉजी जो डेवलपमेंट की थी इसमें स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होने वाला है क्योंकि स्टेट ये सब जो है वो अपने हिसाब से चलाने वाले हैं। ये पूरा जो काम है ये ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेते हैं। इसकी वजह है जो हम आगे देखेंगे, पर्टिकुलर कुछ वजह हैं जिसकी वजह से ये हाथ में लेते हैं इन सारी चीजों को। आप देखिए शुरुआती रूल जो था बंगाल में उसमें अंग्रेजों ने कुछ गलतियां की थी, और उन गलतियों से उनको बहुत सारी चीजें सीखने मिली। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से उनको डिफेंस डेवलपमेंट्स करनी पड़ी थी वो ये थी कि 1756 में जब सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के, उस समय ये कलकत्ता में एक छोटा सा जो फोर्ट बनाया था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अंग्रेजों के फोर्ट के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शुरू कर देती है डिफेंस को डेवलप करना। जरा सा थोड़ी सी कहानी को और जाने तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कंटिन्यूसली नवाब की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को चैलेंज कर रही थी। क्यों? क्योंकि फारूक शाह ने 1717 में इनको दे दिया था फरमान। मतलब यह है कि हमें टैक्स नहीं देना है, लेकिन नवाब कहता था कि हमें टैक्स चाहिए। ये पूछते थे कि भाई नवाब तुम कौन हो? हमने तो मुगल बादशाह से जब लेके आ गए हैं फरमान, तो आपकी तो कुछ बनती नहीं है। तो इस वजह से फारूक शाह जो है, सिराजुद्दौला जो है वो नाराज हो गया, और नाराज होने की वजह से इसने अंग्रेजों पर अटैक कर दिया था। जो अंग्रेजों का फोर्ट था उस पर अटैक कर दिया था। यह है पूरी कहानी जो हमें समझनी है इतनी यहां पर। इसके अलावा जब हम 1756 जो बक्सर की 57 की बात करेंगे, या फिर जो भी फाइनल कॉजेस थे, या फिर जो इमीडिएट रीजंस थे, या फिर बैकग्राउंड में जो रीजंस थे, वो हम अलग से समझते हैं। यहां पर हम बात करें 1757 आता है, सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है बैटल ऑफ प्लासी में, और जो कंपनी है अब वो नया किला तैयार करेगी। एक ऐसा किला जिसको आसानी से अटैक ना किया जा सके। कलकत्ता पहले सुनाती, कलकत्ता और गोविंदपुर 3 गांवों को मिला के बनाया गया था। कंपनी ने जो सदर्न मोस्ट गांव थे गोविंदपुर के उनको भी खाली कर दिया। ट्रेडर एंड वीवर्स जो भी वहां पर रहते थे उनसे कहा भाई खाली करो, यहां पर किला बनेगा। तो फोर्ट विलियम को ये बनाते हैं, और फोर्ट विलियम के सामने की तरफ बहुत अच्छी खासी जगह छोड़ देते हैं। अब ये क्यों छोड़ी जाती है ये हम आगे समझते हैं। तो गैरियर मैथ या फिर मैदान ये जो है ये आगे छोड़ दिया जाता है फोर्ट विलियम के। इस जगह पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, और ये इसीलिए रहता है ताकि स्ट्रेट लाइन ऑफ फायर हो आर्मी के लिए। मान के चलिए कोई भी फौज, अगर ये आपका किला है, सामने खाली जगह है, अगर कोई भी फौज यहाँ पर आएगी तो बड़ी आसानी से आप उन पर फायर कर पाएंगे। इसीलिए पूरा मैदान इन्होंने खाली करा दिया। धीरे धीरे वक्त आगे बीतता है, और जब ब्रिटिशर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब हमला नहीं हो सकता है, तब जाके ये मैदान का उपयोग करते हैं, और फिर मैदान में ये बिल्डिंग रेसिडेंट्स के लिए बनाना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश सेटलमेंट्स जो है वो धीरे धीरे कलकत्ता में भी बनने लगती हैं, जिसमें पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े लैंडमार्क्स बनते हैं। टाउन प्लानिंग्स जो है उसके भी मेजर्स लिए जाते हैं। और सिर्फ फोर्ट विलियम और मैदान नहीं,
इसके बाद आप देखते हैं 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जब आते हैं, जो गवर्नर जनरल होते हैं भारत के उस समय के, वो भी अपने लिए पैलेस बनवाएंगे। बड़ा सा पैलेस बनाया जाता है, गवर्नमेंट हाउस बनाया जाएगा अपने लिए कलकत्ता में। क्यों? क्योंकि अब कॉन्फिडेंट हो गए इनके ऊपर हमला नहीं होने वाला है। और अब इसीलिए वो अपनी अथॉरिटी को शो करते हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी को शो करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। उसकी दूसरी तरफ आप देखें, जो इंडियन पार्ट्स हैं जहां पर इंडियंस रह रहे हैं, वहां पर सिचुएशन बहुत ही चिंताजनक है। क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। जो टैंक्स वगैरह होते हैं पानी वगैरह के, उसमें गंदगी ज़्यादा है, बदबू बहुत आती है, और नालियाँ जो हैं उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा घबराने पर मजबूर कर देती है। ये बेचारे डर जाते हैं, इनको लग रहा है ये पॉइजनस गैस निकल रही है मार्शलैंड से, पूल जो है उनमें स्टेगनेंट वाटर है, तो इससे मच्छर पैदा होंगे, जिसकी वजह से मलेरिया, प्लेग, कॉलेरा, दुनिया का सब बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिसकी वजह से अनहेल्दी रहना तो बनता ही है, क्योंकि अंग्रेज ट्रॉपिकल क्लाइमेट को ही इस चीज़ का मुजरिम समझते थे कि क्लाइमेट खराब होने की वजह से ही ये सब एपिडेमिक्स वगैरह फैलते हैं। बल्कि इनके यहाँ खुद ब्लैक प्लेग हो चुका था, और कॉलेरा और सिफिलिस और पता नहीं दुनिया की बीमारियां तो इनके यहाँ बहुत पहले हो चुकी थी। वन थर्ड पॉपुलेशन तो, वन थर्ड नहीं, टू थर्ड पॉपुलेशन तो ऐसे ही साफ हो गई थी ब्रिटेन की, लेकिन उसके बाद भी इनको ट्रॉपिकल क्लाइमेट खराब लगता था, और ये रीजन लगता था इनको पूरी बीमारियों का। इसीलिए बात करी जाने लगी कि सिटी को हेल्दी कैसे बनाया जाए, और सिटी को हेल्दी बनाने के लिए ओपन प्लेसेस बनाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा, जिसमें वेलेस्ली मिनट लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लिखते हैं 1803 में कि टाउन प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती हैं। बाजार, घाट, बरियल ग्राउंड, टैनरी मतलब जहाँ पर चमड़ा जो होता है उसको रंगा जाता है, ये सारी जगहों को क्लियर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है पब्लिक हेल्थ के नोशन को लेके, और इसके बाद क्लियरिंग करके प्रॉपर टाउन डेवलप करा जाएगा। ये देखिए कलकत्ता में सीधे हाथ पे चार्ल्स ओडॉयल ली ने 1848 में गवर्नमेंट हाउस की ये पिक्चर बनाई है। यहाँ पर गवर्नमेंट रेसिडेंस है, गवर्नमेंट हाउस है, ये वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था, और ये सिंबल है काय का? ब्रिटिश राज के ग्रैंडियर का ये सिंबल है। जो बाजार है चितपुर रोड के आसपास का, ये देखिए यहाँ पर आपको देखने मिला, ये बाजार है। ये बाजार जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर कमर्शियल और सोशल एक्टिविटीज़ दोनों होती थी। सोशल एक्टिविटीज़ मिलना जुलना होगा, और व्यापार भी होने वाला है। यूरोपियंस जो हैं वो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, मतलब अट्रैक्ट होते थे बाजार की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी पता था कि यही बाजार है जिसमें गंदगी, ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। अब कोरोना के समय में हमसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है इस चीज़ को कि किस तरीके से बीमारियां फैल सकती हैं भीड़ भड़के के इलाके से। जैसे ही वेलेस्ली जाते हैं, ये जो काम है टाउन प्लानिंग का, ये लॉटरी कमेटी के हाथ में आता है 1817 में। गवर्नमेंट की सहयोग के साथ ये आगे काम बढ़ाएंगे। ये लॉटरी कमेटी नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे की वजह यह है कि जो टाउन इंप्रूवमेंट है इसके लिए पब्लिक लॉटरी निकाली जाती थी, इसीलिए इसका नाम लॉटरी कमेटी पड़ गया। 19वीं सेंचुरी में शुरुआती दौर में फंड रेजिंग करी जाती थी सिटी को बिल्ड करने के लिए, सिटी में किस तरीके से चेंजेस करने उसके लिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई किनको? जो पब्लिक माइंडेड सिटीजन हैं, जो जनता के बारे में सोचते हैं सिटीजन, उनके हिसाब से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी गई। पर्टिकुलरली सिर्फ गवर्नमेंट को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, या फिर एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। जैसे लॉटरी कमीशन की बात करें तो इन्होंने एक नया मैप बनाया सिटी का, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर थी कलकत्ता की, मतलब कलकत्ता की प्रॉपर और बहुत ही इलाबोरेट पिक्चर थी। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स की बात करें कमेटी के, तो उन्होंने रोड बिल्डिंग पे फोकस किया। इन्होंने कहा कि जो सिटी के पार्ट्स हैं, इंडियन पार्ट्स, वहां पर हमें रोड बनाने की जरूरत है। जहां पर भी एंक्रोचमेंट है रिवर बैंक्स में, जो नदी के घाट के आसपास के इलाकों में एंक्रोचमेंट है, उसको हमें क्लियर करने की जरूरत है। इसकी वजह से जो भी कलकत्ता के जो इंडियन एरियाज थे, जहां पर इंडियंस रह रहे थे, उनको हटाया गया। कमेटी ने जो भी कच्चे मकान बने थे उनको हटा दिया, जो लेबर्स रह रहे थे वहां पे उनको भी वहां से अलग कर दिया गया, और उनको पुश कर दिया गया बाहरी दूर दराज के कलकत्ता के इलाकों में रहने के लिए। ये जो महामारी का डर है, इसकी वजह से टाउन प्लानिंग को और फर्दर पुश मिलता है कुछ और सालों के लिए। कॉलेरा 1817 में आ जाता है, 1896 में प्लेग आ जाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा टाउन प्लानिंग को बूस्ट मिलता है, पुश मिलता है। अभी तक कोई मेडिकल साइंस ने यह नहीं बताया था कि ये बीमारियां किस वजह से हो रही,
इसीलिए गवर्नमेंट का जो नोशन था, गवर्नमेंट का जो थ्योरी थी कि ये गंदगी की वजह से होती है, बहुत ज़्यादा कंजेशन की वजह से होती है, इसीलिए ये लिविंग कंडीशंस को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहे और डिजीज़ को स्प्रेड ना हो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश में लगे रहे। और इसी व्यू को सपोर्ट करते थे कुछ मर्चेंट्स जैसे द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कोसू जी। ये सपोर्ट करते हैं और ये कलकत्ता को और हेल्दी बनाने की बात करते हैं। जो भी गंदगी से भरी हुई, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, ऐसी जगहें थी, जो भी बस्तियां थी, उनको टारगेट बनाया जाता है और उनको तोड़ दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट और सर्कुलेशन ऑफ एयर के रास्ते में जो चीज़ आएगी उसको हमें हटा देना है। बस्ती, आप समझते हैं बस्ती क्या होता है? ये बहुत ही सामान्य शब्द जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं, वो बस्ती मतलब कच्चा बसावट जो है उसको बस्ती कह देते हैं। अब जो वर्कर है, हॉकर है, आर्टिशंस है, कुली वगैरह है, अनएम्प्लॉयड हैं, इनके साथ दिक्कत हो जाती है क्योंकि इनको ज़बरदस्ती सिटी के दूर दराज के इलाकों में पटक दिया जाता है, इनको बाहर कर दिया जाता है सिटी से। इसके अलावा देखें तो अक्सर इन बस्तियों में आग बहुत जल्दी लग जाती थी, जिसकी वजह से प्रॉपर रेगुलेशंस लाए। रेगुलेशन में सबसे पहले ये था कि जो घास का आप छत बना देते हो, थैच्ड हट्स, घास वगैरह, घास फूस लगा के जो घर बना देते हो, वो बंद कर दिए जाते हैं 1836 तक। और कहा जाता है कि पक्के खप्पर लगाने पड़ेंगे आपको, टाइल्ड रूफ बनाना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि ये टाइल्ड जो है ये आग नहीं पकड़ते, ये जो थैच है ये आग बहुत जल्दी पकड़ जाता है। आगे आप बढ़ेंगे तो 19वीं सेंचुरी में और ज़्यादा इंटरवेंशन चालू हो जाता है इन ऑफिसर्स का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे और ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। लेट 19वीं सेंचुरी तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले सिटीजन्स और गवर्नमेंट के साथ शेयर करी जाती थी, अब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। प्लानिंग, फंडिंग, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगी और ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है गवर्नमेंट के लिए सारे जो भी हट्स वगैरह हैं उनको हटाने के लिए। और इसकी वजह से अब ये अपने हिसाब से टाउन्स को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से उनको क्या बनाना है वो ये कर सकते हैं। ये कारण बन गया कि ब्लैक और टाउन और वाइट टाउन जो है उसका डिफरेंस और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाता है। ये जो ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस है वो रीइंफोर्स होता है और हेल्दी और अनहेल्दी का भी डिफरेंस और ज़्यादा साफ साफ नज़र आने लगता है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो इसके प्रति प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ से कंट्रोल भी छीना जा रहा है और यूरोपियन पार्ट्स को, जो भी इलाके हैं, उनको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ, और ये कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल और नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करता है इंडियंस में। यहाँ पर देखिए ये जो यूरोपियन टाउन है कलकत्ता में, लॉटरी कमेटी ने किस तरीके से इंप्रूव कर दिया है। और इसके अलावा जो भी इंडियन एरियाज थे उनमें ज़्यादा ना तो पैसे लगाए जाते थे, ना उनको प्रॉपर्ली डेवलप करा जाता था। तो उन्हें सिर्फ अपने अपने हिस्से को साफ कर लिया और खुद को ही साफ बस रखते थे। अंपायर धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है और इसकी वजह से अंग्रेज जो हैं वो इन सिटीज़ को, पर्टिकुलरली कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को, और मजबूत और इंपीरियल पावर के तौर पे, इंपीरियल कैपिटल के तौर पे दिखाना शुरू करते हैं। वो ग्रैंडियर दिखाना चाहते हैं इंपीरियल पावर का, अपनी अथॉरिटी को दिखाना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं। इसकी वजह से हर उस हिस्से में, हर उस पहलू में टाउन प्लानिंग के ब्रिटिश जो हैं वो अपने कॉलोनियल आइडियाज़ को दिखाते थे। मेटिकुलसली एग्जीक्यूट करा जाता था डिज़ाइन को, जैसे मैंने आपको पिलर के जो कैपिटल डिज़ाइन उसके बारे में बताया था। आइडियल्स जो होंगे उसमें भी वेस्टर्न एस्थेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सिटीज़ जो है उनको, जितना भी उनका इलाका है उसको काफ़ी साफ रखने की बात करी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है। और उसके जस्ट उलट आप देखें, अगर बस्ती चाहे कलकत्ता में देखें, मद्रास में देखें या बम्बई में देखें, उसकी सिचुएशन दिन ब दिन भयावह हो रही है। ना सैनिटेशन की व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए ये खुली नालियाँ हैं, नालियों का पानी बाहर आ रहा है। ये जो बस्तियाँ हैं इनमें बहुत सारे घर हैं, कहीं आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ से बीच में कोई गली गई हो। बहुत सी ऐसे भी घर हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी अंदर आती नहीं है, हवा अंदर नहीं आती, और ऐसी जगहों पर रहने पर मजबूर थे ये ब्लैक टाउन्स में। तो ये था हमारा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 का। बहुत जल्दी हम पार्ट 3 में मिलने वाले हैं।